तो देखिए, कल हमने छंद के परिचय, उसकी परिभाषा, उसके भेद और छंद शास्त्र के बारे में जाना था। आज हम छंद के अगले भाग अर्थात इसकी गण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से किस श्लोक में कौन सा छंद होता है, उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, उसमें कौन कौन से गण होते हैं, किस प्रकार से उसमें वर्णों की संख्या होती है। उस प्रकार से आज हमें छंद की गण व्यवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखिए, हमने पहले जिस प्रकार से छंद की परिभाषा, छंद के भेद और इसके बारे में जाना, तो अब हम गण व्यवस्था के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि छंद का अर्थात किसी भी प्रकार से जब हम गण व्यवस्था करते हैं तो उसका एकमात्र सूत्र है और उस सूत्र को हमें पूर्ण रूपेण याद कर लेना चाहिए। यदि वह सूत्र आपको याद नहीं रहता है तो हम छंद में किसी भी प्रकार से गण व्यवस्था को नहीं रख पाएंगे, अर्थात उस छंद का निराकरण हम नहीं कर पाएंगे कि इस श्लोक में किस प्रकार का छंद है, अर्थात कौन सा नाम है। तो देखिए, उसके लिए एक सूत्र है छंद गण सूत्र, यानी छंदों का गण किस प्रकार से निर्धारित करते हैं उसका एक सूत्र है यह माता राज भान सलगा, ये सूत्र है। और ये बिल्कुल भी हमें ऐसा नहीं लगता कि भाई ये जटिल है, याद करने में किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं आती है हमको, बिल्कुल सीधा सा ये माता राजभान सलगा। तो देखिए, इस वाक्य के अंतर्गत कुल 10 वर्ण है, यानी 10 अक्षर है, जिनमें से अपने प्रारंभ के जो 8 वर्ण हैं, 8 अक्षर हैं, वो तो गण व्यवस्था का बोध करवाते हैं और अंतिम जो वर्ण हैं वो हमें किसका बोध करवाएंगे, लघु और गुरु का। जिस प्रकार से देखिए, ये मा और ता रा जय भा न से। अब इधर जो ले है और इधर गे है, ले का मतलब तो होता है लघु और गे का मतलब होता है दीर्घ, अर्थात गुरु। गुरु का मतलब ही क्या होता है, दीर्घ यानी बड़ा, गुरु। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भाई हमने ये सूत्र लोग लिख दिया, हम छंद व्यवस्था के अंतर्गत गण निर्धारण करते हैं, तो हमें सबसे पहले किसको जानना जरूरी है, गण। गण क्या है तो इसको भी जानना जरूरी है। भाई जब तक हम छंद के इन अंगों के बारे में यानी गण, मात्रा, यति, तुक, लय आदि के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक हम किस प्रकार से आगे छंद का स्वरूप निर्धारण कर सकेंगे। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम गण को जानते हैं। तो गण सबसे पहले हम आता है गण किसे कहते हैं। तो देखिए, 3 वर्णों अर्थात अक्षरों के योग को ही, यानी 3 वर्णों या अक्षरों के योग को, अर्थात ये कह सकते हैं समूह को ही गण कहते हैं। अर्थात संस्कृत में लिखते हैं इसको त्रयाणाम वर्णानाम समूह गण कथ्यते, यानी 3 वर्णों का समूह गण कहा जाता है। और ये गण कितने होते हैं तो इनकी संख्या, यानी गण 8 होते हैं। गण कितने होते हैं, 8 होते हैं। तो इनके अलावा 9वीं गण नहीं हो सकते, 7वीं गण नहीं हो सकते। छंद शास्त्र के अर्थ का हमारे जो गणों की संख्या वो कितनी होती है, वो केवल 8 होती है। और इन 8 गणों के माध्यम से ही हम छंद का पता लगाते हैं। किसी भी प्रकार का श्लोक हो उसमें कौन सा छंद है, इन गणों के माध्यम से ही हम पता लगाते हैं। तो सबसे पहले देखिए,
हमने गण का स्वरूप जान लिया कि गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों अर्थात अक्षरों के योग को यानी समूह को ही वह गण कहते हैं। यानी त्रयाणाम वर्णानाम समूह गण कथ्यते, संख्या गण 8 होते हैं। अब हम जानते हैं मात्रा के बारे में। मात्रा क्या होती है? तो देखिए मात्रा की परिभाषा हम जानेंगे तो उच्चारण काल में जो समय लगता है, यानी जब हम किसी भी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उसमें जो समय लगता है, काल होता है, तो उसी को हम मात्रा कहते हैं। और ये मात्रा 2 प्रकार की होती है, यानी उच्चारण काल को ही मात्रा कहते हैं। और ये मात्रा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। एक तो होती है ह्रस्व और एक होती है दीर्घ। तो देखिए मात्रा के अंतर्गत हम यहाँ पर स्वरों में चले जाते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं अपन के? 13। और ये 13 जो स्वर होते हैं वो केवल मात्राएं ही होती है, क्योंकि मात्राएं व्यंजन में लगती है तब उसका स्वरूप अलग बनता है। तो मात्राएं कुल कितनी होती है? 13 अपन के। जैसे ह्रस्व स्वर होते हैं ए, ई, ऊ, री और री, ये तो 5 हो गए अपन के ह्रस्व स्वर। तो ये तो हो गई ह्रस्व मात्रा। अब इनके उच्चारण काल में जो समय लगता है वो क्या कहलाती है? मात्रा। अब ये दीर्घ है तो इनमें थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इसलिए ये भी मात्रा कहलाती है। तो ये 2 प्रकार की हो जाती है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। इसमें कौन सी हो जाएगी? आ, ई, ऊ और ऋषि बड्डी री, और ए, आई, ओ और औ। इस प्रकार से ये 8 मात्राएं दीर्घ होती है। तो उच्चारण काल को यह मात्रा कहते हैं। अब हमने इधर सिर्फ गण के बारे में समझा और मात्रा के बारे में समझा। अब हम ऊपर चलते हैं सूत्र पर, यह माता राजबाण सलगा पर। देखिए यह माता राजबाण सलगा सूत्र के अंतर्गत कितने गण हैं अपन के? 8 गण। और ये 8 गण है, एक एक अक्षर जो इसका नाम है उसी के अनुसार उसको उसी गण का नाम देते हैं। जैसे माना कि यह है तो इसको क्या बोलेंगे? यह गण। ये क्या है? मैं, इसको क्या बोलेंगे? मगण। ये क्या है? तय, इसको तगण। रे को रगण, जय को जगण, भय को भगण, न को नगण और से को सगण। अब अंत में जो लय है वो किसका बोधक है? लघु का यानी ह्रस्व का। और गे किसका है? गुरु का, अर्थात दीर्घ मात्रा का बोधक है। तो इस प्रकार से हम इन सभी का नाम लिखते हैं कि गण कितने हुए? 8। तो देखिए इधर तो हम संख्या लिख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और इतने गण यहाँ लिख लेंगे। इसको सारणी के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं और नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट। और इधर क्या लिखेंगे? मात्रा, कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी मात्राएं आती है। ठीक है, ये लाइन खींच लेते हैं और इसमें सारणी में अपन देखेंगे तो आपको सरलता रहती है, अर्थात थोड़ा इफेक्टिव भी लगता है। इस प्रकार से अपन के 8 गण होते हैं। अब अपन का देखिए पहला गण कौन सा है? यह गण। यह गण में दूसरा कौन सा है? मगण। तीसरा कौन सा है? तय गण। यानी सभी में 3-3 अक्षर है तो 3 गणों के समूह को क्या कहेंगे? गण कहेंगे। चौथा कौन सा है? रे, तो रगण हो गया। पांचवा कौन सा है? जय, तो जगण हो गया। अगला कौन सा है? भय, तो भगण हो गया। अगला कौन सा है? ने, तो नगन हो गया। आगे का कौन सा है? से, तो सगण हो गया। तो इस प्रकार से अपन के गण कैसे हो गए? 8 हो गए। इस प्रकार से हमें गणों की संख्या को निर्धारण कर लेना चाहिए, यह माता राजबाण सलगा से। तो देखिए अब अगला आता है हमारा मात्रा। अभी मैंने आपको बताया कि मात्रा किसे कहते हैं? उच्चारण काल को। यानी
जिस वर्ण का हम उच्चारण करते हैं, अक्षर का उच्चारण करते हैं, उसमें जो समय लगता है उसको अपन क्या कहेंगे, मात्रा कहेंगे। तो जैसे ह्रस्व स्वर होता है तो उसमें कम समय लगता है, दीर्घ स्वर होता है उसमें ज़्यादा समय लगता है, लेकिन ये मात्राएं होती हैं। तो इस प्रकार से हम संस्कृत के अंतर्गत जो छंद होते हैं उनमें जो मात्रा का निर्धारण करते हैं, तो जो ह्रस्व मात्रा होती है, ह्रस्व के लिए एक डंडे का प्रयोग करते हैं, और जो गुरु अर्थात दीर्घ मात्रा होती है उसके लिए अवग्रह चिन्ह अर्थात इसका यानी ए का प्रयोग करते हैं। ये एक डंडा एक मात्रा का बोधक है अर्थात संख्या में एक का, और ये है संख्या में दो का बोधक है। इस प्रकार से हम मात्रा का निर्धारण करते हैं, यानी गण संख्या का निर्धारण करते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं यगण, यगण में जो होता है, अब यगण को हमने पहले बता लिया कि गण किसे कहते हैं, 3 वर्णों का या 3 अक्षरों का समूह गण कहलाता है। तो अब हमारा जो यगण है, अब हमको ये कैसे निर्धारित करेंगे कि इस यगण में कौन कौन सी मात्राएं होती हैं। तो इसके लिए आपको एक कविता बताता हूँ, यानी एक श्लोक है जिसको अगर हम याद कर लेंगे तो हमें इनका पूर्ण रूप से जो गण निर्धारण है कि इस गण के अंतर्गत कौन कौन सी मात्राएं आती है बिल्कुल याद हो जाएंगे, और उसमें आपको कोई भी किसी प्रकार की गलती नहीं होगी। तो देखिए ये आपका एक सूत्र है, इसको आप याद करेंगे। मस्त्री गुरु यानी में तीनों, त्रि माने 3, गुरु माने गुरु, मस्त्री गुरु त्रि लघुश्च नकार, और भादी गुरु पुनरादि लघुर्य, फिर जो गुरु मध्यगतो रल मध्य, सो अन्ते गुरु कथितो अंतस्थ लघु। तो देखिए ये सूत्र है, अगर इस सूत्र को हम याद कर लेते हैं तो हमें पूर्ण रूप से मात्राओं का पता चल जाता है। तो ये इसके भी आपको मैं 2 नियम बताऊंगा, एक तो श्लोक के माध्यम से, और दूसरा एक बहुत ही सरल तरीका है जिसको आप समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। तो देखिए पहला है मस्त्री गुरु, यानी जो मैं का मतलब मगण, मगण में 3 माने तीनों, गुरु माने गुरु वर्ण होते हैं। अब अपन का मगन कहाँ पर है, ये। अब गुरु का मात्रा का हमने चिन्ह कौन सा लिया, अवग्रह चिन्ह, तो 3 ये गुरु हो गए, ये हमारे मगण में आ गए। फिर त्रि लघुश्च नकार है, नकार का मतलब जो नगण है उसमें तीनों लघु माने छोटे होते हैं, और नगन कहाँ है, 7वें नंबर पे है। तो 1 2 3, यानी हमने ह्रस्व मात्रा के लिए एक डंडे यानी एक ये खड़ी पाई का अपन ने निर्धारण किया है। पर मानते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, संख्या में 1 होता है और इसका संख्या में अर्थ 2 होता है। तो अपने मगण और नगण हो गए। अब देखिए भादी गुरी, भादी गुरु में क्या नहीं, भगण में आदि वर्ण गुरु होता है, भगण में। तो भगण कहाँ है स्मर, 1 2 3 4 5 6 नंबर पर भगन है, आदि वर्ण गुरु हो गया, और बाकी छोटे होंगे हस्व, भादी गुरु हो गया यानी भानस। आगे पुनरादि, ये पुनः माने उसी प्रकार से वहीं आदि माने आदि, लघु माने लघु होता है, ये माने यगन में। अब यगण जो होता है उसमें आदि मतलब पहला वर्ण क्या होगा, लघु होगा। अब यगण पहला है तो लघु हो गया, बाद के दोनों बड़े हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यगण का हमें चिन्ह निर्धारण कर लिया। जो गुरु मध्यगतो, जो माने जगण के अंतर्गत गुरु वर्ण होता है, मध्य माने बीच का, गतो माने गया, अर्थात इस प्रकार होता है। तो जो अपन का जगण है, ये जगण में गुरु वर्ण होता है बीच वाला, और बाकी छोटे होते हैं जबान। तो इस प्रकार से अपन ने इसका निर्धारण किया। अगला है रल मध्य,
रे का मतलब होता है रे में, ले का मतलब लघु वर्ण होता है, मध्य माने बीच का, यानी राज भा रगणी हो गया। अब बीच का कौन सा हुआ? लघु, छोटा, दोनों बड्डे हो गए, राज भा हो गया ना। अब आगे चलते हैं, सो अंत्य गुरु, यानी सगण में अंतिम वर्ण गुरु होता है, स लगा तो अंतिम वर्ण गुरु हो गया और ये दोनों छोटे हो गए। तो इस प्रकार से सगन को कथितो अंतस्थ लघु। अब कौन सा बचा अपन का? तगण बचा। तगण अंतस्थ लघु, यानी तगण के अंतर्गत अंतिम वर्ण क्या होता है? लघु होता है, तो छोटा कर दिया और दोनों बड़ हो गए। तो इस प्रकार से अपन सूत्र के माध्यम से, कहने का मतलब इस कविता के माध्यम से या इस श्लोक को अगर हम याद कर लेते हैं तो इस श्लोक के माध्यम से हमें कहीं भी किसी प्रकार से गलती नहीं कर सकते कि किस गण के अंतर्गत कौन सी मात्राएं आएंगी। अब देखिए इससे सरल तरीका देखिए, यानी इस सूत्र के अंतर्गत ही मात्राओं का वो भेद छिपा हुआ है जिसको हम जान सकते हैं। तो देखिए ये माता यानी यगण के अंतर्गत कौन से आएंगे? तीनों वर्ण। तो यगण में अब मैंने पहले बता दिया मात्रा का हस्व का एक छोटा और बड़े का ये अपन का जाएगा। तो यगण में देखो ये छोटा हो गया, माता दोनों बड़े हैं तो दोनों बड़े हो गए। तो यगन के अंतर्गत क्या हो गया? पहला तो वर्ण हुआ लघु और दोनों हो गए दीर्घ। मगन में मातारा, तो मातारा में तीनों मगन यानी तीनों बड़े बड़े अक्षर है, तो तीनों बड़े बड़े आ गए। फिर आता है तगण, तो ताराज यानी बड़ा बड़ा छोटा, तगण बड़ा बड़ा छोटा। फिर आता है रगण, तो देखिए राज भा, रा बड़ा, रगण में बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, छोटा, फिर बड़ा आ गया। फिर आता जगण, जगण में देखिए जय भान, जय छोटा है, भय बड़ा है, न छोटा है, तो बड़ा छोटा बड़ा छोटा। तो जभान में देखिए जगण में कौन सा हुआ? छोटा बड़ा छोटा। फिर आता है वर्ण भगण, तो देखो भानास अर्थात भय बड़ा है इधर भा, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। फिर न छोटा स छोटा, तो इस प्रकार से बड़ा छोटा छोटा। तो अपन का देखिए भगण में बड़ा छोटा छोटा, इस प्रकार से मात्राएं आई। फिर आती नगण, तो नगण में देखिए न साल, तो न छोटा, से छोटा, ल छोटा, तीनों छोटे आए ना। तो नगण के अंतर्गत तीनों छोटे मात्राएं आ गई। अब अपन का बाद में कौन कौन से वर्ण बनते? दो ल और गे। अब मैंने पहले बताया जब ल का मतलब तो होता है लघु, यानी लघु वर्ण का मतलब ये प्रतिनिधित्व करता है, और गे मतलब गुरु का। कभी कभी वाक्य के अंत में जो ह्रस्व वर्ण आ जाता है, तो देखिए ह्रस्व वर्ण जब आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि वाक्य के अंतर्गत दो गुरु होते हैं, तो विकल्प से जो ह्रस्व होता है उसको भी दीर्घ अर्थात गुरु मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से अपन ने ये जो गणों की जो मात्रा है इस प्रकार से हमने निर्धारित करे। अब हम देखिए कुछ वर्ण और होते हैं जिसका हमें दीर्घ या लघु के हिसाब से हमें लिखना होता है, तो उसका भी एक सूत्र है। जैसे माना कि हमें स्पष्ट हो गया कि भाई ये एक वर्ण है, इसका छोटा लिख दिया, माँ बड़ा है इसका 2 लिख दिया, ता बड़ा है इसका 2 लिख दिया, रा बड़ा है 2 लिख दिया, छ छोटा है 1 लिख दिया। ऐसे हम साधारण अगर श्लोक में हम गण व्यवस्था करेंगे, उसमें गण लगाएंगे, तो भाई हम ऐसे तो कर लेंगे, लेकिन अगर उसके अंतर्गत कोई भी संयोग वर्ण आ जाता है, यानी संयुक्त वर्ण कह सकते हैं आधा अक्षर। जैसे माना कि ये इंद्र है, अब ई का मतलब तो क्या हुआ? छोटा ये लिख देंगे, लेकिन अब ये न आधा बीच में आ गया, तो इस न को क्या लिखेंगे? या फिर न से पहले वाले वर्ण को कौन सा लिखेंगे? छोटा लिखेंगे या बड़ा लिखेंगे? तो ये भी बड़ी ध्यान देने की बात है। तो देखिए इसका एक ही नियम है कि संस्कृत में जिस वर्ण के अंतर्गत हलंत होता है उसकी हमें कोई भी मात्रा नहीं लगानी होती है, केवल स्वर की मात्रा लगाते हैं, और क्या व्यंजन की जो स्वर से मिश्रित होता है उसकी लगाते हैं। जैसा वो स्वर होगा, स्वर की मात्रा होगी, वैसा ही हम उसमें गण लगाएंगे। छोटी होगी तो छोटी लगाएंगे। जैसे ये है, ये में ए स्वर मिला हुआ है तो हमने छोटी मात्रा लगाई, अगर इसमें या होता तो बड़ी मात्रा लगा देते, यानी उसका दीर्घ हो जाता। तो इस प्रकार से हम ये लिखते हैं, लेकिन इसमें जो छोटा वर्ण आ जाता है, आधा आ जाता है, हलंत वाला आता है, उसको कभी भी गण में कोई भी मात्रा नहीं लगाएंगे, उसको छोड़ देंगे।
परंतु अगर वो वाक्य में आता है, श्लोक में आता है, तो उसमें हमें यह ध्यान रखना है कि उस संयुक्त वर्ण से जो पहले का जो वर्ण होता है उसको जरूर दीर्घ वर्ण लिख देंगे, चाहे वह छोटा है चाहे वह बड़ा है। तो इस प्रकार से एक श्लोक है, उस श्लोक के माध्यम से भी आप उसको जान सकते हैं। तो देखिए, ये गण मिटा दूं, आपके समझ में आ गए हो तो। किस प्रकार से हम मात्रा लगाते हैं, तो देखिए इसके लिए एक सूत्र है, यानी श्लोक है अपन का सानुस्वारश्च दीर्घ विसर्गश्च गुरु भवेत्। तो देखिए सानुस्वारश्च, सानुस्वार का मतलब जो अनुस्वार्ग से युक्त जो वर्ण होता है, जैसे अंग होता है अपन का। अब अंग में अनुस्वार वर्ण लगा हुआ है, एक चंद्रबिंदी वाला होता है, तो इसका भी हमें कौन सा लगाना है, दीर्घ वर्ण लिखना है। कौन सा लिखना है, दीर्घ वर्ण लिखना है। आगे विसर्गश्च गुरु भवेत्, यानी जिस अक्षर के बाद में विसर्ग आ रहा है तो उसको भी हमें क्या लिखना है, दीर्घ लिखना है। जैसे माना कि गुरु, अब ऐसा विसर्ग लगा हुआ है तो ये तो छोटा आएगा, लेकिन इसके साथ विसर्ग लगा तो ये बड़ा आएगा। तो इस प्रकार से ये अपन मात्रा लगाएंगे। एक तो अनुस्वार से युक्त वाला वर्ण होता है गुरु, और एक होता है कौन सा, विसर्ग वाला। फिर एक और है तो देखिए संयोग दीर्घश्च वर्ण, यानी वर्ण संयोग दीर्घश्च। और जो संयोग वर्ण होता है, संयोग का मैंने बता दिया, हलंत वाला वर्ण होता है वो संयोग वर्ण होती है, यानी उसकी संयोग संज्ञा होती है, इसलिए उसको अपन कौन सा वर्ण बोलते हैं, संयोग। दूसरे इसको श्लोक के एक दूसरे तरीका से भी लिखा गया है कि संयुक्ताद्य वर्ण दीर्घ, यानी जो संयुक्त वर्ण होता है उससे पूर्व का वर्ण भी दीर्घ होता है। भाई संयोग वाला हो गया और एक संयुक्त वाला हो गया, तो इनसे पहले वाला जो वर्ण होता है वो दीर्घ होता है। तो देखिए अंग वाला अनुस्वार वर्ण जो आता है वो दीर्घ होता है, और विसर्ग से युक्त वर्ण होता है वो दीर्घ होता है, संयोग वर्ण से पूर्व का दीर्घ होता है, और पादांत गोपी यानी पद के अंतिम वाला वर्ण भी हमेशा दीर्घ होता है। यानी पद के अंत में जैसे छोटा आता है तो उसको कभी कभी विकल्प से भी क्या मान लिया जाता है, दीर्घ यानी गुरु वर्ण मान लिया जाता है। अब इसके अतिरिक्त देखो संयोग के अंतर्गत दो प्रकार से वर्ण आ सकते हैं। संयोग में एक तो बताया आधा, और एक दूसरा होता है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर जैसे माना कि एक तो हो जाता है ख, एक होता है त्र, एक होता है ज्ञ, और एक होता है ध्य। तो ये जो वर्ण होता है वो किससे मिलकर के बनता है, क और श से मिलकर के बनता है, ठीक है। और ये बनता है त और र से मिलकर के बनता है, ये बनता है द प्लस य से मिलकर के बनता है। तो ये जो होते हैं वो आधे वर्ण होते हैं। इस प्रकार से ऐसे किसी भी वाक्य के अंतर्गत अगर संयुक्त वर्ण आते हैं ये चारों, तो उसमें गण लगाते समय हमें जो पूर्व का वर्ण होता है उसको दीर्घ कर देना चाहिए। चाहे वह ह्रस्व है तो दीर्घ होगा, अगर वह दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा। इस प्रकार से हम गण व्यवस्था का निर्धारण करते हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है आपको, संयुक्त अक्षर से पहले वाले वर्ण दीर्घ होंगे। संयोग अक्षर वाला अर्थात आधा अक्षर, वो एक ही बात है संयोग और संयुक्त वाला, क्योंकि संयुक्त का मतलब हमने इसलिए दिया कि ये जो अक्षर है वो दो अक्षरों से मिलकर के बनता है, और संयोग का मतलब होता है आधा अक्षर। और आधा अक्षर में यानी जब हम इसको अलग अलग करते हैं तो वो आधे अक्षर इसमें आ जाते हैं, तो वही नियम होता है। अर्थात संयोग ने हलंत अक्षर से पहले, यानी जो हलंत वाला व्यंजन होता है उससे पहले वाला जो वर्ण होता है वो भी हमेशा क्या होता है, दीर्घ होता है। इस प्रकार से हमें गण व्यवस्था का निर्धारण करना
चाहिए। अब आपके समझ में आ गया होगा ये। तो हमने गण व्यवस्था के बारे में जान लिया। गण किसे कहते हैं? 3 वर्णों का समूह गण कहलाता है। गण संख्या में कितने होते हैं? 8 होते हैं। और ले से लघु का, गे से गुरु का बोध होता है। फिर आगे अपन ने जाना कि मात्राएं किस प्रकार से निर्धारित करते हैं। तो उसका एक सूत्र ये है आपका, मैस्त्री गुरु त्रिलघुश्च नकार बहादि गुरु पुनरादि लघुर्य जो गुरु मध्यगतो रल मध्य सुअंत गुरु कथित अंतस्थ लघु। तो इस प्रकार से ये उसको भी याद कर सकते हैं, अर्थात डायरेक्ट सूत्र के हिसाब से भी मात्रा लगा सकते हैं। तो ये देखिए, ये अपन जो श्लोक है ना, कंपटीशन के अंतर्गत चाहे आता है, तो हमें इससे ध्यान रखना बड़ा अच्छा होता है, क्योंकि जैसे श्लोक अपन को याद होगा तो तुरंत उस गण के अंतर्गत हम मात्रा बता देंगे। तो इस प्रकार से हमें श्लोक के माध्यम से मात्रा लगा सकते हैं। 2-3 वर्ण आपको अलग से जो मैंने बताया कि अंग वाला वो वर्ण होता है, उसको हम क्या लिखते हैं? दीर्घ यानी गुरु लिखते हैं। विसर्ग से युक्त वर्ण होता है, उसको भी दीर्घ लिखते हैं। संयुक्त वर्ण या संयोग जो संज्ञक वर्ण होता है उससे पहले का दीर्घ होता है। ये हो गया। अब आगे हम समझते हैं यति के बारे में। यति किसे कहते हैं? देखिए, छंदों के अंतर्गत एक यति भी आती है, एक गति भी आता है। तो आपने मात्रा के बारे में पढ़ लिया, गण के बारे में पढ़ लिया, तो अब पढ़ेंगे यति और ज्ञति क्या होती है। तो देखो, यति का मतलब होता है रुकना, अर्थात रुकावट। यानी जो छंद होते हैं वो एक गीत के माध्यम से गाए जाते हैं, यानी उसमें एक गेय व्यवस्था रहती है, वर्णों का एक स्थान रहता है जिसे रुक रुक करके हमें पढ़ना होता है। तो किसी भी प्रकार के छंद में या उसके वाक्य को पढ़ते समय जो रुकते हैं, अर्थात हम विश्राम स्थान लेते हैं, उसको हम यति कहते हैं। यानी छंद को पढ़ते समय निश्चित स्थान पर रुकना गति कहलाती है। वो गति नहीं, यति कहलाती है। तो देखिए, छंद को जब हम पढ़ते हैं, श्लोक को जब पढ़ते हैं, तो उसके अंतर्गत क्या होती है? एक यति होती है, जिसका विद्वानों ने पहले ही निर्धारण कर दिया है कि भाई किसी भी छंद को, क्योंकि जो छंद होते हैं वो बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, मात्राओं के अनुसार गण व्यवस्थाएं होती है। उसी प्रकार से उन्होंने छंदों के अंतर्गत यति यानी एक नियम लगाया कि भाई इसको इस प्रकार से पढ़ा जाता है। तो पढ़ते समय जब हम रुकते हैं तो उसको यति कहते हैं, अर्थात विश्राम स्थान कहते हैं। दूसरा होता है गति। अब गति का मतलब होता है प्रवाह। गति का अर्थ क्या होता है? प्रवाह। यानी जिस प्रकार से हम छंद को पढ़ते हैं, तो छंद को पढ़ते समय जो प्रवाह होता है, यानी जिस प्रकार से हम उसको पढ़ते हैं, लय ढंग में पढ़ते हैं, तो उसकी गति कहलाती है। यानी छंद को पढ़ते समय प्रवाह को ही गति कहते हैं। गति का मतलब चाल भी होता है, यानी जब छंद को पढ़ते हैं तो हमारी चाल अर्थ गति भी होती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं प्रभाव होता है ना। अब जैसे माना कि इसका जो उदाहरण आप समझते हैं, जैसे माना कि एक अभिज्ञान शाकुंतलम जो नाटक है, उसका पहल का जो श्लोक है या सृष्टि, तो या सृष्टि सृष्टु राध्या बहती विधिहूतम या वीर्य चौत्री। तो इसमें सृगधरा छंद है, इसमें 3 स्थानों पर यति होती है, 3 यानी 7-7 के हिसाब से 7 या 21। तो अब जब हम 7 अक्षरों को पढ़ लेते हैं तो थोड़ा रुकते हैं, फिर रखते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ पर हम पढ़ते समय जो विश्राम स्थान लेते हैं वो क्या होती है? यति। और जो जिस ढंग में पढ़ते हैं, लय में पढ़ते हैं, वो होती है गति। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने आज छंद व्यवस्था की जो गण सूत्र व्यवस्था है, किस प्रकार के उसके अंतर्गत निर्धारण करते हैं, और गण क्या है, मात्रा क्या है, यति क्या है, गति क्या है,
मात्रा को किस प्रकार से रखते हैं, ह्रस्व लघु किस प्रकार से निर्धारित करते हैं आदि सभी के बारे में जाना। तो अब हमें छंद का परिचय और छंद गण व्यवस्था का पूर्ण रूप से बोध हुआ। अब हम आगे जब आपको अध्ययन करवाएंगे तो छंद का निर्धारण करेंगे, शुरुआत करेंगे कि किस प्रकार से छंद के अंतर्गत मात्राएं लगाते हैं। तो ठीक है, यदि आपके समझ में आया हो तो इस प्रकार से इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।